प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की न्यूनताएं, देवनागरी लिपि के गुण और देवनागरी लिपि के दोष। सर्वप्रथम तो बात यह की जाए, लिपि कहते किसे हैं? लिपि कहते किसे हैं? उच्चरित ध्वनियों को जब लेखनबद्ध किया जाता है या वे चिन्ह अथवा संकेत जिसमें किसी उच्चरित भाषा को लिखा जाता है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, यानी लिपि वे ध्वनि संकेत या वे संकेत अथवा प्रतीक चिन्ह हैं जिनके माध्यम से उच्चरित ध्वनि या उच्चारण किए गए ध्वनि संकेतों को अंकित किया जाता है और वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मुंह से कै, तो कै एक ध्वनि है, एक वर्ण है। अब इसको देखने के लिए कागज पर या धरातल पर लिखा जाएगा कुछ, वो जो लिखा जाएगा संकेत वो कै कहलाएगा। ये कहलाती है लिपि। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, उसी प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हम जिस भाषा में अध्ययन और अध्यापन करते हैं, जिस भाषा में हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिस भाषा में अन्य शिक्षण सामग्री है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा हिंदी है। और उस भाषा को अंकित या उस भाषा का अंकन करने के लिए जिन लिपि चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है वे लिपि चिन्ह कहलाते हैं देवनागरी लिपि। तो आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई देवनागरी लिपि, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यानी हम इस हाथ बाएं हाथ की तरफ से लिखना शुरू करते हैं और लिखते लिखते दाएं की ओर जाते हैं। ये भारत की राष्ट्रीय लिपि है। हमारे संविधान में भी ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में, जिसे संविधान ने मान्यता प्राप्त कर रखी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के द्वारा 14 सितंबर 1949 को ये कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी तथा इसकी अन्य जो बोलियां हैं, मराठी, नेपाली या आप कहें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, इसके साथ साथ संस्कृत इत्यादि जो भाषाएं हैं वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे देश से बाहर जो नेपाल की भाषा नेपाली है वह भी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के अनेक नाम हैं। इसको नागरी लिपि, देवनागरी, बालबोध, नंदी नागरी इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ब्राह्मी की उत्तराधिकारी देवनागरी लिपि का प्रचलन 8वीं सदी से 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। यानी कि लगभग 800 ईस्वी के आसपास ये उत्पन्न हुई होगी। 800 ईस्वी से पहले कोई दूसरी लिपि थी, 800 ईस्वी के बाद ये लिपि अस्तित्व में आई होगी, ऐसा माना जाता है। 12वीं सदी तक ये स्थापित लिपि बन चुकी थी और इसमें लेखन शुरू हो गया था। नागरी लिपि का प्राचीनतम साहित्य, सबसे पहला जो साहित्य मिलता है वो राष्ट्रकूट नरेश दंतेदुर्ग के सामनगढ़ के दानपत्र में मिलता है। राजा नरेश दंतेदुर्ग का जो शासन था वो 752 से 780 ईस्वी के आसपास रहा है, इसके मध्य रहा है। उस समय सामनगढ़ का एक दानपत्र मिल रहा है, उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हमें मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहते हैं गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी में कवि जय भट्ट हुए थे, उन्होंने किया था। लेकिन वहाँ का कोई प्रमाण देवनागरी लिपि के बारे में नहीं मिल रहा है।
वर्तमान देवनागरी लिपि का जो स्वरूप हम देख रहे हैं उसका आरंभ लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच हुआ है। बाद में इस लिपि में समय समय पर आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे, सुधार होता रहा। कुछ ध्वनियाँ छूट गई, कुछ लिपि संकेत नए आए, कुछ लिपि चिह्न लुप्त हो गए और 18वीं सदी तक आते आते नागरी लिपि जो थी वो वर्तमान नागरी लिपि के तुल्य या इसके समान पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। केवल कुछ मात्रागत अंतर पाया गया। जो अपभ्रंश भाषा जिस देवनागरी में लिपि की जाती थी या प्राकृत जिस देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी उससे थोड़ी सी भिन्न हो गई मात्राएं अब आकर के। अब विषय ये है कि देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा। इसके नामकरण के बारे में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया कि इसका नामकरण किस आधार पर हुआ है। नामकरण के जो आधार थे उनके बारे में कुछ मत आए। उनमें से पहला मत है कि ये लिपि नगरों में प्रचलित हुई थी इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ लोगों, कुछ विद्वानों का, भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लिपि सर्वप्रथम नगरों में प्रचलित हुई थी इसलिए इसका देवनागरी नाम पड़ गया, लेकिन ये कोई तर्कसंगत बात नहीं। दूसरा एक मत और है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि हो गया। श्री श्याम शास्त्री एक विद्वान हैं भाषा विज्ञान के, उनका कथन है कि प्राचीन काल में देव मूर्तियों के सांकेतिक त्रिकोण या चक्र आदि चिन्हों को देवनगर कहते थे। यानी जो मूर्तियां बनती थी उन मूर्तियों के बीच में एक गोलाकार ऐसी जगह बनाई जाती थी जिसमें विभिन्न देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता था और वो जगह कहलाती थी देवनगर। और उसके बीच में जो चीज़ें लिखी जाने लगी, जो संकेत, ध्वनि संकेत या प्रतीक चिन्ह लिखे जाने लगे, उससे इसका नाम देवनागरी पड़ा। एक और इसके बारे में अवधारणा है कि देवनगर नाम के स्थान से ये उत्पन्न हुई थी, लेकिन ये कोई नहीं बता पाता कि देवनगर कौन सा है, किस प्रांत में है। कि देवनागर नामक स्थान से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। इन समस्त मतों के बारे में पुष्ट प्रमाण कहीं से कोई नहीं मिलता है, इसलिए आज भी ये विषय जस का तस है। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक एवं आदर्श लिपि है, ऐसा प्राय विश्व के समस्त भाषाविदों ने माना है। यानी एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी की सारी विशेषताएं देवनागरी लिपि में हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि वह एक वैज्ञानिक और आदर्श लिपि है। कतिपय विशेषताएं जो इसकी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या होता है? वैज्ञानिक वर्गीकरण से तात्पर्य है कि जिस प्रकार की या जो ध्वनियाँ हमारे शरीर के जिन अवयवों से निकलती हैं उनका जिस प्रकार से कर्म है 1 2 3 4 5 उसी क्रमानुसार वर्णमाला का निर्धारण किया जाना। नागरी लिपि इस बात पे खरी उतरती है। नागरी लिपि में वर्णमाला का वर्गीकरण या यूँ कहेंगे वर्णक्रम पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसके ध्वनि चिह्न संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो स्थान है, जब फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वतंत्री से होती हुई सबसे पहले कंठ को स्पर्श करती है, पहला स्थान कंठ है। उसी आधार पर हमारे यहाँ जो पहली ध्वनियाँ हैं वो कंठ ध्वनियाँ रखी गई और वो शुरू होती हैं क ख ग घ, और इन सबको एक ही वर्ग में शामिल किया गया। ये कहलाया क वर्ग। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है। अन्य किसी लिपि में, विश्व में अन्य किसी लिपि में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं मिलता। दूसरी विशेषता है लिपियों के नाम ध्वनि के अनुरूप। जो लिपि चिन्ह हैं
वे जिस प्रकार कागज पे या धरातल पे लिखे जाते हैं उनका ध्वनि या उनके उच्चारण का जो तरीका है वह भी वैसा ही है, ठीक जैसे वो लिखी जाती है। यानी जिस ध्वनि का जो बोध कराती है उसका नाम भी वही है। जैसे कागज पे लिखा क, उच्चारण भी क है और बोध भी क का ही होता है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है, लिखा कुछ जाता है, उच्चारण लिखा होता है कुछ और। जैसे लिखा जाएगा CH, उच्चारण हो जाएगा च, या क भी हो जाता है कई बार। देवनागरी लिपि में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अगली विशेषता, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। यानी एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने क कहा तो क का प्रयोग होगा, क किसी और से नहीं बनेगा। आपने च कहा तो च का प्रयोग होगा, च किसी और से नहीं बनेगा। लेकिन रोमन लिपि में इसके विपरीत कुछ बातें देखिए आप। रोमन लिपि में स ध्वनि, रोमन लिपि में एक ध्वनि है स के लिए कभी S का प्रयोग हो जाता है, कभी C का प्रयोग हो जाता है, तो कभी SC का प्रयोग हो जाता है, और कभी TION का प्रयोग भी हो जाता है, और कई बार डबल S का भी प्रयोग स के लिए होता है। जैसे SON सन, RIC राइस, SCIENC साइंस, FUSS फुस, और STATION स्टेशन। यहाँ TION का स बन रहा है। ऐसी अनेक रूपता देवनागरी में नहीं है। देवनागरी लिपि में एक लिपि चिन्ह के लिए, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह ही है। बाकी बातें कल। धन्यवाद।